तो 3 चरणों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें, पहले चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होगा। तो पहला चरण का जो चुनाव है वो 28 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा और नतीजे आ जाएंगे 10 नवंबर को। पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना, 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को, 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान और 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें, ये 3 चरणों में बिहार में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए 31,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उसके बाद दूसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 17 जिलों में होगा, 94 सीटों पर मतदान। उसके लिए 42,000 वोटिंग बूथ बनाए गए हैं और जो तीसरे चरण का मतदान है वो 15 जिलों की 78 सीटों पर होगा। तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 3 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं और एक एक कर आपको ये सारी जानकारी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे बिहार चुनाव के। पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना। ये जो डिटेल जानकारी है ये आपको धीरे धीरे ये फ्लैश होती हुई स्क्रीन पर नजर आएगी, लेकिन अहम बात ये है कि सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए सुरक्षा मानकों के तहत ये चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन ये जो तारीख आप देख रहे हैं ये सबसे अहम, पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा चरण 3 नवंबर को और तीसरा चरण बिहार चुनाव का 7 नवंबर को। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये पहला ऐसा राज्य जहां पर कोरोना काल में चुनाव होने जा रहा है और जैसे कि चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा चुनाव जो कि बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव टाल दिए गए और नए सुरक्षा मानकों के तहत बिहार में यह चुनाव कराया जाएगा। और आपको बता दें, ये जो सुरक्षा के जो प्रबंध हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे दें। 6 लाख पीपी किट का इंतजाम किया गया है, 46 लाख मास्क का इंतजाम, 6 लाख फेस शील्ड का इंतजाम किया गया है, 7 लाख सैनिटाइजर्स का इंतजाम किया गया है। एक बूथ पर सिर्फ 1000 जो वोटर हैं वो वोट डाल पाएंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो बहुत ही जरूरी है इस चुनाव में और इसी को ध्यान में रखते हुए ये नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जो मतदान का वक्त है वो 1 घंटे बढ़ाया गया है, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होगा। उम्मीदवारों के काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां होंगी। साथ ही साथ जो कोरोना पीड़ित हैं वो भी अपने वोट डाल सकेंगे। जो आखिरी घंटा है जो बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है, उसमें जो कोरोना पीड़ित हैं, जो क्वारंटीन में हैं, वो जाकर वोट डाल सकेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑनलाइन जमा होगा। साथ ही साथ 5 से ज्यादा लोग प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। यह भी लिमिट तय कर दी गई है कि डोर टू डोर कैंपेन होगा तो उसमें 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। जो चुनाव प्रचार है वो वर्चुअल होगा। साथ ही साथ जो आपराधिक छवि के उम्मीदवार हैं उनको अखबारों में विज्ञापन देना होगा और सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग करेंगे उम्मीदवार, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इस बार के चुनाव में खास तौर पर कोरोना को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं। जो वोटिंग बूथ है उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एक बूथ पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे वोटिंग हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ही जरूरी है। ये नई और सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं चुनाव आयोग की ओर से और जो इनका पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको तारीखें बता रहे हैं, ये देखिए 3 चरणों में चुनाव आप देख रहे हैं। पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा चरण 3 नवंबर को और तीसरा चरण 7 नवंबर को और 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से नए सुरक्षा मानक भी तय हुए हैं। ये लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर। Is it right? Scrutiny of nominations 9th October. Is it clear? Last date of withdrawal of candidature 12th October. Date of poll 28th October. Counting of votes 10th November, but that will be for all the phases. 9th October. Last date of nomination 16th October.
Whenever you want me to repeat, I'll repeat, gladly repeat. Scrutiny of nomination, 17th October. Last date of withdrawal of candidature, 19th October. Date of poll, 3rd November. Counting, as I said earlier, issue of notification, 13th October. 13th October. 13 October. Last date of nomination, 20th October. 20 October. Scrutiny of nomination, 21 October. 21st October. Last date of withdrawal of candidature, 23rd October. 23 October. Date of poll, 7th November. 7 November. Counting of votes, 10th November. और डिटेल्स के लिए इस वक्त हम सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, सुरक्षा को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ये नए सुरक्षा मानक तैयार किए गए हैं इस चुनाव के लिए। ये पहला ऐसा राज्य जहां पर कोरोना काल में इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है और 3 चरणों में ये चुनाव होगा, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जो इनको फॉलो नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब काफिले में कितनी गाड़ियां होनी चाहिए, चुनाव प्रचार किस तरह से होना चाहिए, वो वर्चुअल होना चाहिए, और डोर टू डोर कैंपेन में कितने लोग जा सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है वो स्पष्ट तरीके से सामने रख दी गई है। बिल्कुल, अगर देखें मीमांसा तो चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है और बार बार आप देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार के जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी लगातार तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका से सारी चीजों को मैनेज किया है और किस तरह से इस कोरोना काल में किस तरह से सुरक्षित रहकर चुनाव कराया जा सकता है। क्योंकि 70 देशों में उन्होंने भी बताया कि दुनिया के 70 देशों में चुनाव टाला गया है कोरोना की वजह से, और हम भारत में भी इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में चुनाव कराने एक बड़ी चुनौती है और दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इसको माना जा रहा है। उस लिहाज से पीपीई किट की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, कितने लोग बूथ पे, 1000 लोग ही बूथ पे जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आप घर घर जाके चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन 5 आदमी से ज्यादा आपके साथ नहीं रहेंगे। ऑनलाइन आप अपना वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो तमाम तरह की जो सावधानी बरतनी चाहिए इस चुनाव के दौरान वो सारी चुनाव आयोग की तरफ से बरती जा रही है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दशहरा से दिवाली के बीच में चुनाव संपन्न कराना है, लगभग 20 दिन का गैप होता है। दशहरा आई थिंक 26 तारीख को है और दिवाली 14 तारीख को है, 14 नवंबर को है। इस 20 दिन के बीच में चुनाव को पूरी तरह से उसका मतदान भी करवा लेना और उसकी काउंटिंग भी हो जाना। और ये बात तय है कि दिवाली से पहले फाइनल हो जाएगा कि किस पार्टी की दिवाली मनेगी और किस पार्टी का दिवाला होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की और ये भी ध्यान रखा है कि कहीं से जो त्योहार है वो डिस्टर्ब ना हो। चाहे दशहरा के समय कराते तब कोई दिक्कत हो सकती है, भीड़ भाड़ होता है शहर में, लोग अपना कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मोड में होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए दशहरा से लेकर दिवाली के बीच में यानी 26 तारीख से लेकर 14 नवंबर के बीच में चुनाव, 26 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में मतदान कराने का जो ये तरीका है बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि इस बीच में चुनाव भी हो जाएंगे, रिजल्ट भी हो जाएगा। और बिहार में खास तौर पे एक उदाहरण भी पेश किया जाएगा पूरी दुनिया में कि इस कोरोना के दौर में चुनाव आयोग इतना तरीके से चुनाव संपन्न कराने में सफल रहा। तो कुल मिलाकर बिहार का चुनाव सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपको याद हो कि पिछला चुनाव 5 चरण में हुआ था। अगर उससे पहले 2010 की बात करें वो 6 चरण में हुआ था। हालांकि 2005 की बात करें तो 2 बार मतदान हुए थे, क्योंकि जो फरवरी में मतदान हुआ था उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। फिर अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के आए थे, पहली बार जो मुख्यमंत्री बन के आए थे। तो कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव पे वैसे देश की भी पूरी नजर रहती है, लेकिन इस बार पूरे दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि बिहार के चुनाव को चुनाव और वैसे भी बिहार के चुनाव में हर किसी को दिलचस्पी रहती है और वहां पर किस तरह से सियासी समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं ये भी हमने देखा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे जो पिछली बार दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए। बिहार में बहुत जल्दी कलाबाजियां खाते हैं वहां के नेता। बिल्कुल मीमांसा, देखिए इस बार बिल्कुल पिछले चुनाव के उलट तस्वीर है। पिछले बार जिस तरह से जेडीयू आरजेडी चुनाव लड़े थे, इस बार बीजेपी जेडीयू साथ साथ हैं। और इसके अलावा अगर दूसरी जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों को देखें उन्होंने भी पूरी तरह से पाला बदला हुआ है। जीतन राम मांझी को आप देखें, इसके अलावा रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को देखें तो कहीं ना कहीं मांझी और एलजेपी में अलग खटपट चल रही है इन चुनाव को लेकर, क्योंकि मांझी भी एनडीए की तरफ होते हैं और रामविलास पासवान भी रहते हैं, तो दलित वोट बैंक को लेकर अलग राजनीति चल रही है। तो इस बार का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग होगा कि लालू यादव जेल में हैं, तेजस्वी लीड करेंगे और किस तरह से कांग्रेस और बाकी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ किस तरह से समझौता होता है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं।
गठबंधन में। और इसी तरह से नीतीश जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, लगातार 15 साल से नीतीश सत्ता में है। क्या एंटी इनकम्बेंसी वोट इस बार रहेगा या फिर नीतीश का काम पर फिर वोट पड़ेंगे? तो ये तमाम फैक्टर हैं जो इस चुनाव में हावी रहेंगे, क्योंकि 15 साल कोई कम वक्त नहीं होता है। लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, बीच में भले ही कुछ वक्त के लिए जीतन राम मांझी बने थे, लेकिन जिस तरह से जेडीयू लगातार सत्ता में रही है तो कहीं ना कहीं वो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हर राज्य में होता है। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार करेंगे, लिहाजा क्या केंद्र सरकार के कामों को भी इसमें भुनाया जाएगा, उस पर भी वोट पड़ेंगे। ये भी एक फैक्टर है जो इस चुनाव में रहेगा। तो कुल मिला के अगर बिहार चुनाव की बात करें, बहुत ही कम समय में, देखिए चुनाव आयोग ने जो वक्त तय किया है 3 फेज में। जी, हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा भी हैं, अब इस बीच वो भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश मिश्रा बिहार से इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश मिश्रा, आप तो वहीं पर बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पर जो जुबानी जंग है वो भी बढ़ती जा रही है, वो परवान चढ़ रही है। और ये जो एलजेपी और जेडीयू के बीच की जो खींचतान है, ये कितनी बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है इस वक्त एनडीए के लिए? देखिए, काफी बड़ी परेशानी है, क्योंकि एक एनडीए के बारे में ये मीमांसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो एकजुटता है वही उसका यूएसपी है। एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, और यही वजह है कि जो जनता के बीच मैसेज देने का होता है कि चुनाव से पहले कि हम एकजुट हैं, वो बड़ी बात होती है। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू और एलजेपी एक दूसरे के एकदम सामने हैं, और आप समझ सकती हैं कि रामविलास पासवान भर्ती हैं, तबीयत खराब है, लेकिन नीतीश कुमार बयान देते हैं, वैसा बयान नहीं देते हैं कि एकजुटता बनाए रखी जा सके। तो पहले से क्लियर कर दिया गया है। और बीजेपी, देखिए बीजेपी बड़ी प्लेयर है, भले ही नीतीश कुमार का यहाँ पे चेहरा हो, लेकिन जो बड़ा प्लेयर है वो बीजेपी है। और निश्चित रूप से जो चिराग पासवान की अगर बात करें तो वो केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके संपर्क में है, चाहे वो अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो, तो उनके संपर्क में। और निश्चित रूप से जो बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं आगे जाके, और बार बार ये बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ ये क्लियर कर दिया गया है कि अंत में जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हालांकि अभी चिराग पासवान से भी पार्टी नेताओं की बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि रामविलास पासवान भर्ती हैं अस्पताल में और वहां पे चिराग पासवान है, तो लिहाजा अभी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन बीजेपी नेताओं को ये लग रहा है और आश्वस्त है कि आज न कल या 1-2 दिनों में। ब्रजेश, मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ बीजेपी नेता श्याम जाजू भी इस वक्त जुड़ गए हैं। श्याम जाजू जी, हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव बहुत ही हमलावर अंदाज में इस बीच नजर आ रहे हैं, लगातार कोरोना को लेकर, साथ ही साथ बाढ़ को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, वो सरकार पर पूरी तरह से उसको घेरने में लगे हुए हैं। हमला बोल दिया है उन्होंने। श्याम जाजू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, शंखनाद तो हो गया है, लेकिन जो चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो गया, लेकिन श्याम जाजू जी तक शायद हमारी आवाज अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करते हैं कि उनसे हम एक बार फिर संपर्क साधें, कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन देखिए, चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष के जो अहम मुद्दे हैं वो आप देख रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि हमने कोरोना पर नियंत्रण किया, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उनके पास रोजगार कहां है। सत्ता पक्ष कह रहा है गरीबों को अनाज दिया हमने, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बाढ़ से जो इतना ज्यादा नुकसान हुआ उसका हिसाब कौन देगा। लगातार हम देख रहे हैं विकास योजनाएं हैं, जितनी भी नई नई परियोजनाएं हैं, रेल परियोजनाओं का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐलान किया था। एक के बाद एक बिहार के लोगों के लिए सौगातें दी जा रही हैं, और ये सबसे बड़ी मजबूती सरकार अपनी बता रही है कि उसका जो पूरा फोकस है वो दरअसल विकास पर है। लेकिन वहीं आरजेडी की ओर से निशाना साधा जा रहा है नीतीश कुमार पर, और उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह भी बताया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं जो टकराव है, सियासी टकराव बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बिहार में नजर आ रहा है। और वंशवाद मुक्त सरकार, ये सत्ता पक्ष कहता है कि ये हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। वहीं विपक्ष की ओर से लगातार बेरोजगारी का सवाल उठाया जा रहा है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा है बिहार में, लोग वहां पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। 46% बेरोजगारी का हवाला दे रहा है विपक्ष, गरीबी का हवाला दे रहा है। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि सरकार जो है पूरी तरह से स्थिर है। सिर्फ बीजेपी और जेडीयू मिलकर एक स्थिर सरकार लोगों को दे सकते हैं। ये जो एनडीए गठबंधन है, जीतन राम मांझी जो हैं वो भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव में
कोरोना के सुरक्षा प्रबंधों पर इस बार कितना ध्यान दिया गया है। एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता होंगे इस बार। ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही साथ 6 लाख पीपीई किट का इंतजाम होगा। और न सिर्फ पीपीई किट, 46 लाख मास्क का इंतजाम किया गया है, साथ ही साथ 7 लाख सैनिटाइजर्स का इस बार इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ 6 लाख फेस शील्ड्स का प्रबंध इस बार किया गया है। तो जो मास्क का इस्तेमाल करने का बार बार जोर दिया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को भी आप बार बार सुनते हैं, वो इस पर बहुत जोर देते हैं। तो ये जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं चुनावों के लिए, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि पीपीई किट से लेकर मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, 23 लाख ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर ये सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं बिहार चुनाव के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.